हो सकती हैं। So for the injuries, first of all, first help which is given to the wounded or accidental victim before the arrival of the doctor, that means first aid. यानी डॉक्टर से पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पास तक विक्टिम को, एक्सीडेंटल विक्टिम को ले जाने से पहले हम लोग जो भी ट्रीटमेंट हेल्प देते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट एड. So, in spite of good measures aimed at industrial safety and the development of the safety devices and the techniques, the number of accidents is still high in the industries and especially in day-to-day life. आज आज की डेट में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के चांसेस बनते हैं इन एवरी डे लाइफ, यानी डे टू डे लाइफ में आज की डेट में आपके एक्सीडेंट्स इज स्टिल हाई, आज भी बहुत ज़्यादा है. यू कैन सी ऑन द रोड्स, रोड पर आप चेक कर सकते हैं कि देखिए बहुत ही बच्चे या जो भी व्हीकल्स राइड किए जाते हैं, जनरली जो व्हीकल्स राइड किए जाते हैं वो टोटली स्पीड को विदाउट कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड दे आर ड्राइविंग देयर व्हीकल्स. जहां पर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं रोड पर, गाइडलाइंस दिए रहते हैं, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. जब फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है. बिकॉज वेन एवर वी ऑन द टर्निंग और एनी दैट पॉइंट वट एवर गाइडलाइंस गिवन ऑन बोर्ड, if we are not care on the board, notice board, then accident may be happen if we are not sincere at that time. So someone may get fractured, another may be bitten by snake. So it can be said that every individual is trapped it one way or the other by accident. किसी भी तरीके से injuries may be happen. So it is very difficult to get medical aid to the victim at the spot of the accident. और यह संभव नहीं है कि जहां पर विक्टिम का एक्सीडेंट हो रहा है वहां पर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके. ऐसे समय के लिए हम लोग फर्स्ट एड की एक्टिविटी फॉलो करते हैं. सो एट दैट मोमेंट सम इमीडिएट पॉसिबल एड इज रिक्वायर्ड टू द विक्टिम. यानी इमीडिएट जो है फर्स्ट एड या पॉसिबल एड रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है विक्टिम को जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है. उसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं. सो दैट मीन्स फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प. फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प विच is given to the wounded or accidental victim before the arrival of the doctor. डॉक्टर से पहुंचने से पहले एक्सीडेंटल विक्टिम को जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो फर्स्ट हेल्प किया जाता है उसका, वही फर्स्ट एड कहलाता है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर. इसको हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं, इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू ए विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द सर्विसेज ऑफ फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड. सपोज फॉर एग्जांपल हियर आई हैव यूज्ड सडन इलनेस. जैसे आपको अचानक बुखार हो जाता है या खांसी आने लगती है तो हम लोग क्या इमीडिएट रात में इन नाइट हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो मदर्स या फादर जो घर की ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इमीडिएट ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं. जैसे सडन कफ हो गया तो कफ के लिए क्या करते हैं पेरेंट्स या मदर्स, गर्म यानी हॉट वाटर आपको ड्रिंक करने के लिए देंगे, या जो सौंफ आती है उसको हम लोग हीट करके और उसका स्टीम लेने की बात करते हैं. तो ये सभी ट्रीटमेंट्स क्या सडन इलनेस के कंडीशन में दी जाती है. एंड आफ्टर देन फर्स्ट हेल्प देने के बाद हम लोग फिजिशियन को टच करते हैं. सो फर्स्ट हेल्प इज वेरी इसेंशियल फॉर द सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन. किसी भी पर्सन को इमीडिएट सेव करने के लिए हम लोग को फर्स्ट एड की हेल्प सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है. इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो फर्स्ट एड इज मस्ट. इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अक्सर ऐसा होता है कि जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती हैं
तो बच्चे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं या रनिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशंस में अचानक वो ये समझ लीजिए बेहोश हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उनको फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मेडिसिन, ग्लूकोज, टिंचर, बैंडेज, इन सब का हम लोग ऑन द स्पॉट रखते हैं जिससे कि फर्स्ट हेल्प दिया जा सके। इफ द केस इज सीवियर, अगर केस सीवियर है तो फर्स्ट एड हेल्प लेने के बाद हम इमीडिएट उसको एक्सीडेंटल विक्टिम को हम लोग इमीडिएट हॉस्पिटल को ट्रांसफर करते हैं। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द फर्स्ट एड। So it can also be said that first aid is that aid which is provided to the injured in case of an accident, injury, or sudden illness. It enables the trained persons to render the help to preserve life, promote recovery of the injury until the arrival of the doctor. So the area of field and sports and games is a such field where getting injured is very common. ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इंजरी होने की संभावना है सबसे अधिक होती है। सो एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और कंपटीशन। सो इन रियलिटी every player becomes injured at least once during her sports career. स्पोर्ट्स कैरियर में कभी ना कभी वो इंजरी होती है जब वो टैक्टिक्स टेक्निक्स या ट्रेनिंग शेड्यूल्स अपनाते हैं या लर्न करते हैं। ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस अक्सर होते हैं, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक whenever we ride bicycle, अगर हम लोग बाइसिकल राइड करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं बाइसिकल का, तो देखिए हम लोग कितनी बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर साइकिल को बाइसिकल को हम लोग यूज चलाते हैं और फिर चलाते चलाते फिर हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं। आज in the modern stage there are different type of techniques used for the learning the bicycles। different type के टेक्निक्स भी यूज हो रहे हैं आज की डेट में। जस्ट लाइक साइकिल के पीछे वाले टायर्स के रिंग में क्या है अटैच कर दिया जाता है स्टैंड 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 अटैच कर दिया जाता है। तो लेफ्ट और राइट अगर बाइसिकल गिरने के चांसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं गिरते हैं। लेकिन पहले के समय में लोग बाइसिकल जब सीखते थे चलाने यूज करते थे तो उस समय निश्चित है दे fall down on the surface and again they stand up and ride the bicycle. In that condition the skin of the that students may be ruptured, may be sprained, may be strained. All this type of tissue injuries may be happening, or you can say fractures also. So the facilities of a qualified doctor are available in national and international level competitions, but usually such facilities or services of a doctor are not available during practice, training, or competition of normal level. So the teacher of health and physical education should also have enough knowledge of first aid so that he may provide first aid to the player at the time of training and competition। इसलिए जो कोचेस होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, हेल्थ टीचर होते हैं, उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट हेल्प किसी एक्सीडेंटल विक्टिम को कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से हम उस विक्टिम को हम ट्रीटमेंट देंगे, फर्स्ट हेल्प देंगे जिससे कि उसको रिलीफ मिल सके। Next point here, aim and objectives of first aid. The main aim of first aid is try to save the precious life of the wounded person or victim। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है फर्स्ट एड का? टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स और द वुंडेड पर्सन। जो वुंडेड पर्सन है उसके प्रीशियस लाइफ को सेव करने का सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है। दैट इज द मेन एम ऑफ द फर्स्ट एड। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड ईयर
टू प्रिजर्व लाइफ। एम मेन एम क्या होता है? टू प्रिजर्व, टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ wounded person, wounded person। यानी सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? एम क्या होगा फर्स्ट एड का? टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ द wounded पर्सन और एक्सीडेंटल विक्टिम। एक्सीडेंटल विक्टिम की जो प्रेशियस लाइफ थे, जो हम एक किसी भी मनुष्य का जीवन काफी कीमती होता है या जीव जंतु का, ह्यूमन बींग्स का, तो उसके लाइफ को सबसे पहले सेव करना ही मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व लाइफ, to preserve life, to preserve or to save life of the victim or wounded person to the significant objective of the first aid. So there are limitation of first aid, but even then every possible effort is done to save the life of the wounded person or victim with the help of first aid। जब एक्सीडेंट्स या वुंडेड पर्सन जो भी होते हैं, पहला सबसे पहला लिमिटेशन होता है उसका, उसके लाइफ को सेव करना, प्रिजर्व करना। चाहे उसके लिए किसी भी पॉसिबल एफर्ट तक हमको जाना पड़े और हम प्रयास करें कि उसकी लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, उस व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, उस स्टेज तक हमको फर्स्ट एड के रूप में जाना पड़ता है। और जब हम उसके लाइफ को सेव कर लेते हैं, आफ्टर देन वी कंसल्ट टू द डॉक्टर और वी सेंड टू द डॉक्टर दैट विक्टिम। नेक्स्ट, टू एलिविएट पेन। Alleviate pain and sufferings। So next objective of the first aid is to alleviate pain and suffering, the second important objective। So the victim or wounded person, pain is natural in any type of accident। Pain is natural at any type of accident। So pain becomes unbearable in case of fracture or dislocation of joint during accident। Unbearable मीन काफी दर्दनाक होता है जब फ्रैक्चर हो जाते हैं या डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट होते हैं। यानी ये इस इंजरीज जो होती हैं काफी अनबेरेबल होती हैं। इट मे वेरी पेनफुल फॉर एनी विक्टिम, एक्सीडेंटल विक्टिम्स। So it is a major objective of to reduce such unbearable pain। और इन अनबियरेबल पेन को रिड्यूस करना ही सबसे बड़ा टास्क माना जाता है। सपोज दैट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, द डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स हेयर, द यू कैन से शोल्डर जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शोल्डर जॉइंट्स को लेते हैं फ्रॉम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स से। वहाँ सॉकेट जॉइंट से आपका क्या है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपके अचानक जो है सॉकेट से निकल बोन्स आपके बाहर आ जाती हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स में उसके हैंड्स को रेज करते हैं और चेस्ट के फ्रंट में हैंड्स को रखकर उसको टाइड अप कर देते हैं। टाइड अप का मतलब है गर्दन से आपका थ्रेड्स एक रस्सी लेंगे, मीन्स बैंडेज, और उसके हैंड्स को टाई अप करके गर्दन में लटका देंगे। ये आपका हैंगिंग द हैंड्स इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट बाय यूजिंग नेक, राउंड ऑफ द नेक, उसको यूज करके हम लोग बैंडेज बांध देते हैं और हैंड्स को इस तरह कंडीशंस में रख देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोइंग ऑफ ब्लड्स होते हैं डाउनवर्ड्स नहीं हो पाते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से पेन रिलीफ मिलते हैं।
ऐसे ही फ्रैक्चर्स के कंडीशंस में भी होता है। फ्रैक्चर्स के अनबियरेबल पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पर पेन हुआ रहता है उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, और रेज करके हम लोग क्या है, टाई अप करके उसको क्या है, हैंग कर देंगे। टाई अप करने के बाद हैंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लोइंग जो होता है डाउनवर्ड्स हो जाता है। उस जहाँ से क्रैकनेस है, फ्रैक्चर है, उधर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से जो अनबियरेबल पेन है उसको हम फार अवे कर सकते हैं। एंड दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स फॉर द अनबियरेबल पेन। अनबियरेबल पेन से रिलीव करने के लिए हम लोग इस तरह की कंडीशन अपनाते हैं। और जब ब्लड फ्लोइंग डाउनवर्ड्स होंगे तो पेन नहीं होंगे। अगर इसी को हम डाउनवर्ड्स कर दें, हैंगिंग कंडीशन में कर दें, देन योर पेन इज अनबियरेबल। काफ़ी तेजी से पेन होगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्रामा सेंटर्स में जाकर चेक कर सकते हैं, सबके पैरों को हाथों को बांध कर लटका दिया जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर इज हियर। नेक्स्ट पॉइंट इज to prevent the condition from worsening. To prevent the condition of worsening. Third point. Next, third objective of first aid is to prevent the condition of worsening. Till the wounded person or victim does not get the help of a doctor, to prevent the condition from worsening becomes the major objective of the first aid. According to these objectives, the victim's condition should not be worsened. Generally, when first aid is provided, the wounded or victims should not be worsened. When first aid is provided, the wounded or victim's condition does not worsen while being taken to the doctor for treatment. Next point is to promote recovery. To promote recovery. To promote recovery is the next objective of first aid, which is to start the process of recovery as early as possible. Recovery means whenever you injured or wounded victim's part is स्टेबल कंडीशन में होता है, ऐसे कंडीशन में वो पार्ट वर्क करना बंद कर देता है। जब वर्क करना बंद कर देता है तो उस पार्ट से वर्क करने की कंडीशन काफ़ी स्लो हो जाती है। हम किसी एक्टिविटीज़ को करने में हमको परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। मीन्स वी हैव प्रॉब्लम्स फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी फ्रॉम दैट पार्ट। सो फॉर working activities for that part, we promote recovery activities for that part. So sometimes the treatment of injury is also included in this objective. So as early as possible, the process of recovery is to be maintained by the victim in that conditions. हम रिकवरी को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, यानी जब इंजर्ड पर्सन होता है और ठीक हो जाता है, जॉइंट इंजरीज फिलअप हो जाती हैं, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को हम लोग क्या है, रिकवरी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो सुटेबल वे में फिर जैसे वर्क करता था पहले वैसे ही वर्क करने लगे। सो नेक्स्ट इज टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड. To procure early medical aid.
medical aid. To procure early medical aid. To procure early medical aid is the one of the most important objective of first aid. In fact, there may be certain situations where there is a dire need for medical assistance. However, the first aider should pay attention to provide first aid to the victim or wounded person, but efforts should also be made to seek medical aid as early as possible. So these are the objectives of first aid. So here aim of the first aid is to save the precious life of wounded person or accidental persons. ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का. और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड इज here I have written 5 points on the board. The to preserve life, to alleviate pain and sufferings, to prevent the condition of the worsening, to promote recovery, or and last to procure early medical aid. That is the main objectives of the first aid. So every individual's life and work are closely related to the environment. So in the various field of life, injuries may be happen anytime, anywhere, और टू एनीवन. किसी को भी कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट इंजरीज होने हो सकती हैं और उससे हमको बचने के लिए अपने लाइफ को प्रीशियस लाइफ को सेव करने के लिए फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है. दैट इज द मेन एम ऑफ द फर्स्ट एड. So management. Next topic is the here of your lessons. Next, this topic is very finished. Your physio- physiology and injuries in sports. This lesson is finished. So, all here in Unit 7, physiology and injuries in sports. Physiological factors determining component of physical fitness. I have already taught about this physical fitness. Components of physical fitness generally strength, endurance, speed, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. So these are the organ systems of our body. After then we study about the sports injuries. I have already taught you about sports injuries classified in three parts. स्पोर्ट्स इंजरीज को हमने क्लासिफाइड किया तीन भागों में. फर्स्ट वन इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सेकंड वन इज बोन इंजरीज एंड थर्ड वन इज जॉइंट इंजरीज. Generally, in soft tissue injuries, I have already taught about that. Totally related with your muscle injuries and tissue injuries. ये मसल और टिश्यू इंजरीज के मिक्सअप से आपके इंजरीज होती हैं. जस्ट लाइक एब्रेजन, कंट्यूशन, लेसरेशन, incision, sprain and stain. These are the soft tissue injuries. Next, bone injuries. In bone injury, totally fracture condition may be occurrence. Fracture conditions occurrence होती है. Just like you can say simple fracture, compound fracture, green stick fracture, and so many fractures I have taught you about in the bone bone injuries. And next is joint injuries. Joint injuries totally related with your joints. That means dislocation of parts, just like jaw, shoulder, hip joints, ankle joints, wrist joints, and these are the all the are the joints injuries.
After then, I study about the first aid, aims and first aid. What is the do you mean by first aid? And after then, aim and objectives of first aid. So this lesson is finished today. After then, next lesson is biomechanics and sports. In biomechanics and sports, mainly topic is the meaning and importance of biomechanics in sports, types of movements, flexion, extension, adduction, and Newton's law of motion and application in sports. ये आपके बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स में है. So this topic I will start from tomorrow. कल से इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे. Okay, sir. Okay. If you have any problem, then you can ask. Your classes will be start from 19. I think so. मुझे अब आप लोग को भी मालूम चला ही होगा. Yes, sir. Sir, school transport चलेंगी हाँ buses? स्कूल हाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट्स चलेंगी. और ये 19 से क्लासेस चलने की उम्मीदें हैं. अब देखिए 19 से क्लासेस चलेंगी. आप लोग आ सकते हैं. Yes, sir. हाँ, उसके बाद सर हम इवनिंग सेक्शन में हम लोग की चलेगी. अब देखिए इसके लिए तो शेड्यूल बनाया जाएगा. वो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल्स पर जाएंगे. इन्फॉर्मेशन जैसा भी शेड्यूल होगा वो डिसाइड होगा. उसके बाद ही बात करेंगे आपसे हम. इसमें शेड्यूल तो बनेंगे ही बनेंगे. जैसा शेड्यूल आप प्रिंसिपल सर बनाए. ओके. सर उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दीजिए. क्या सर उसका पीडीएफ बना के भेज दीजिए. पीडीएफ? ऑलरेडी ये पीडीएफ ही है बेटा. जो ये बोर्ड पर बोर्डिंग कर रहा है ना, आपके सामने बोर्डिंग दिखाई दे रही है. ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑन बोर्ड. बोर्ड पर ऑलरेडी मैं लिखता हूँ और उसी को आपको स्टडी कराता हूँ. यही आपका पीडीएफ है. और इस पीडीएफ के लिए अब जो आपके क्लासेस चले हैं वो हम ब्रजेश तिवारी सर से बोलेंगे कि भेज देंगे. ठीक है. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ यस सर बोलिए. फिजिकल की लैब मैनुअल की भी बुक लगती है क्या? लैब मैनुअल की बुक नहीं होगी. लैब मैनुअल होगा आपके पास. ठीक है. तो सर है नहीं अभी. ठीक है अभी नहीं है तो कोई बात नहीं. उसको लैब मैनुअल ले लीजिएगा. और लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता दूंगा. Okay, sir. हाँ. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके वेलकम. यस सर बुक